Let's begin up with. So we'll be starting with the blood clotting. Blood clotting कह लो या coagulation कह लो, it's one and the same thing. Clotting or coagulation. It's a protective mechanism against excessive blood loss. Protective mechanism against excessive blood loss. हमारी बॉडी में दो तरीके के कंट्रास्टिंग फैक्टर्स होते हैं. कुछ तो होते हैं हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स और कुछ होते हैं एंटी क्लॉटिंग. एंटी क्लॉटिंग जो क्लॉटिंग ना होने दे. इन दोनों के बीच में बहुत ही फाइन बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो फ्लूइड स्टेट में है. फ्लूइड स्टेट, ठीक है. अगर इनमें से बैलेंस बिगड़ जाए, या तो क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा हो जाए या फिर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी. क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा हुए तो क्या होगा कि मजे से ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज में, हार्ट तक जा रहा है, ब्रेन तक जा रहा है. क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, क्लॉटिंग होना शुरू हो गया बिना बात के. कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बस क्लॉटिंग हुई जा रही है. तो क्या होगा, जहां क्लॉटिंग होगी, बेसिकली क्लॉटिंग क्यों बुरी है, इफ दिस इज एन आर्टरी, सपोजली दिस इज हार्ट, ठीक है, ये बाहर से हार्ट की आर्टरी जा रही है जो हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं. इस आर्टरी में यहाँ पे क्लॉट जम गया, यहाँ पे. तो होना क्या था, ब्लड का फ्लो, जो ब्लड में ऐसे जाना था, यहाँ गया, यहाँ गया. जहां पे क्लॉट आया, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो गया बंद. ब्लड फ्लो बंद होगा तो क्या होगा, इतना हिस्सा जो ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये हिस्सा, दिस टिश्यू विल डाई. तो हो गई गड़बड़. इसीलिए क्लॉटिंग बहुत खतरनाक चीज है. एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉटिंग को रोकते हैं, अगर वो ज्यादा हो तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग. इसी कारण से इनका एक बैलेंस चाहिए हमें. एंटी क्लॉटिंग फैक्टर में आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंटी कोएगुलेंट्स बोलते हो इनको आप. हेपरिन इज ए नेचुरल एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड. बताइए जी, कौन से सेल हेपरिन को सिक्रीट करते हैं. हमने टिश्यूज में पढ़ा, हमने टिश्यूज में पढ़ा, हमने दो सेल के नाम पढ़े थे. ओके, दे आर दी मास्ट सेल. ब्लड वाले जो पढ़े थे WBC, कौन से WBC है जो हेपरिन सिक्रीट करते हैं, बेसोफिल्स. गुड. मास्ट सेल क्या है, ऐसे बेसोफिल जो टिश्यू में चले गए. बेसोफिल तो प्रेजेंट होंगे ब्लड वेसल में, जब वो सीप इन करके टिश्यू में चले गए, उनको मैंने बोल दिया बेसोफिल. एक ही बात है, टिश्यू में मैंने मास्ट सेल बोल दिया, ब्लड वेसल में मैंने बोल दिया बेसोफिल. देन हिरुडिन which is secreted by, हिरुडिन किससे मिलता है हमें, हिरुडिनेरिया, that is लीच. हिरुडिनेरिया. लीच फ्रेश वाटर होती है, मरीन वाटर होती है. लीच फ्रेश वाटर होती है, मरीन वाटर होती है. गुड, इट इज फ्रेश वाटर. मरीन में कौन सा पढ़ा था हमने एनालिड में, मरीन नीरिस. शाबाश. देन देयर इज वन मोर एजेंट विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिन. इसकी बात हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में चैप्टर में, बट यहाँ याद रख लो प्लाज्मिन. ये भी एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है. क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है कि क्लॉटिंग क्यों होती है, कैसे होती है. देखो, कोई भी तरीके की इंजरी हो, अब इंजरी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है. एक्सटर्नल सोचने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती. एक्सटर्नल मतलब घर में पील ऑफ कर रहे हैं गाजर, मूली, और चाकू लग गया, कट लग गया. सो कांच का ग्लास साफ कर रहे हैं, टूट के उंगली में लग गया, दैट इज एक्सटर्नल इंजरी. इंजरी फ्रॉम आउटसाइड. जब भी एक्सटर्नल इंजरी होगी तो साथ में टिश्यू इंजरी होगी, आसपास का टिश्यू भी डैमेज होगा, वहां पे जो आर्टरीज सप्लाई कर रही हैं वो आर्टरी या वेन भी डैमेज होगी. ठीक है. इंटरनल इंजरी का क्या मतलब है, सपोजिटली कोई पेशेंट है जिसको बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर है, उदाहरण के तौर पे अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर.
उसकी आर्टरी में क्या कहानी होगी कि ब्लड स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं करेगा। स्ट्रीमलाइन बोले तो नदी की तरह फ्लो नहीं करेगा, टर्बुलेंस होगी ब्लड में, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी संभाल नहीं सकती हैं। तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा? नॉर्मली ब्लड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, धारा की तरह, स्मूथ नदी की तरह। बट जब नदी में पानी बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत प्रेशर से आ जाए, तो ब्लड ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे भी हिट करेगा आर्टरी की वॉल्स को। तो आर्टरी की वॉल्स को इंटरनली हिट करेगा, आर्टरी की वॉल्स वीक होंगी, और इसको मैं बोलूंगी एक एग्जाम्पल इंटरनल इंजरी का। तो कोई भी प्रकार की इंजरी, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाकू से हुई है, तलवार से हुई है, चाहे वो इंटरनली हो, हाई ब्लड प्रेशर से हुई है, दे स्टार्ट दिस क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में जब इनिशियली इंजरी होती है, सपोजेडली ये ब्लड वेसल है, मैं एक्सटर्नल की बात कर रही हूं, लेट्स स्टार्ट अप विद द एक्सटर्नल। दिस इज अ ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल को बाहर से लग गया कट, ब्लड वेसल को लग गया कट, राइट। अब इस कट से क्या हुआ, जितने भी आरबीसीज घूम रहे हैं वो आरबीसीज बाहर मूव आउट करना शुरू कर देंगे, ब्लीडिंग होनी शुरू होगी। नॉट ओनली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज भी आएंगे, प्लेटलेट्स भी, प्लाज्मा भी, सब कुछ बाहर आएगा। बट आरबीसीज लाल रंग के होते हैं तो ब्लड हमें लाल दिखाई देता है। सो इंजरी, जब इंजरी होती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं टिश्यू से। There are some chemicals released from the tissue. टिश्यू बोले तो आसपास का टिश्यू, टिश्यू की भी तो इंजरी हुई है। एक केमिकल रिलीज होगा जिसे बोला जाता है सेरोटोनिन, which is again released by the mast cell. वो क्या करेगा? वो करेगा वेसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल का ल्यूमन को छोटा कर देगा, ताकि जहां पे इंजरी हुई है वो इंजरी थोड़ी छोटी हो जाए, ब्लड लॉस कम हो। सो फर्स्ट इज टिश्यू इंजरी हुई, आसपास के जो बेसोफिल हैं दे विल रिलीज सेरोटोनिन, ये ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो ताकि ब्लड लॉस कम हो फर्स्ट। देन दे विल रिलीज सम फैक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन, tissue thromboplastin, TTP. A factor is released which is called as tissue thromboplastin, TTP. हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। टिश्यू इंजरी हुई, अलोंग विद द इंजरी हुई, टिश्यू को हुई, ब्लड वेसल को हुई, ब्लड वेसल से आरबीसीज बाहर निकलने लग गए, टिश्यूज में पड़े जो मास सेल हैं उन्होंने सेरोटोनिन रिलीज किया, जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा ताकि ब्लड लॉस कम हो, और एक फैक्टर रिलीज करेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इसका क्या काम है? जब आपको याद हो हमने ब्लड प्रोटीन्स में प्रोटीन्स की बात की थी जो लिवर बनाते हैं। वी हैव अ लिवर, लिवर के थ्रू दो इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। कौन कौन से? वन इज प्रोथ्रोम्बिन, another is fibrinogen. फिब्रिनोजन, दो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, दोनों के दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव। जिसके भी आगे प्रो लगा हो या पीछे जन लगा हो, इट इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द केमिकल और द एंजाइम और द सब्सटेंस, प्रोटीन जो भी ब्लड में पड़ा है। ये पढ़े थे हमने प्रोटीन। These are formed in the liver and their formation require a vitamin which is called as vitamin K. Their formation require vitamin which is called as vitamin A. These two are important clotting factor. ठीक है? These two are important clotting factor. फिब्रिनोजन क्या है? फिब्रिनोजन ऐसे मोनोमर्स होते हैं जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म है, इनके ऊपर कैप लगी हुई है। जब ये एक्टिव होंगे दे विल फॉर्म फिब्रिन। ये जो व्हाइट डॉट लगाया ये हट जाएगा, कैप हट जाएगी, एंड दे कैन फॉर्म ऐसे फिब्रिन थ्रेड। ये फिब्रिन मोनोमर है, दे विल बी एक्टिवेटेड इनटू फिब्रिन, फिब्रिन मोनोमर which will polymerize to form fibrin polymer। और इस पॉलीमर ये धागे के समान होता है, ऐसे मैश बना देता है ऐसे।
हमारा अल्टीमेटली काम है, हमने ये मैश बनाना है। जैसे पट्टी होती है, जब चोट लग जाती है ऊपर एक दवाई लगा के पट्टी के जैसा कुछ लगाते हैं, है ना? पट्टी कैसे होती है? ऐसे मेशवर्क जैसी होती है, इसके थ्रू कुछ ज्यादा पास आउट नहीं कर सकता। तो ये ब्लड वेसल को, ये जो मेशवर्क है ये सील करेगी। हमारा जो अल्टीमेट काम है वो है ब्लड में फिब्रिनोजन जो घूम रहा है उसे फिब्रिन में कन्वर्ट करना है। आवर अल्टीमेट गोल इज दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द क्लॉटिंग पाथवे, coagulation pathway, that is to convert an inactive protein fibrinogen into an active monomer, that is fibrin, which can polymerize to form fibrin meshwork, जो क्या करेगा, जो ब्लड वेसल को सील कर देगा। इट विल सील दी इंजर्ड ब्लड वेसल, इंजर्ड ब्लड वेसल। ये हमारा लास्ट स्टेप है क्लॉटिंग पाथवे का। हमें अल्टीमेटली इस स्टेप तक पहुंचना है। इस स्टेप को कैटलाइज करने के लिए वी रिक्वायर एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन कहां से आएगा? ये प्रोथ्रोम्बिन विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन ऑब्वियसली बाय एन एंजाइम, and this thrombin will catalyze the conversion of fibrinogen into fibrin to form the fibrin meshwork. We have two important clotting factors. There are others also, but these are formed in the liver in an inactive state. सारी की सारी lines important है, और ये जो inactive state है ये previous year की line है. So these clotting factors, they are formed in an inactive state. कहाँ बनते हैं? लिवर में. Formation requires vitamin K. Prothrombin is converted in the presence of an enzyme into thrombin. Fibrinogen is converted into fibrin in the presence of this thrombin. And both these steps require presence of calcium ion. Both these steps require presence of calcium ion. The question was कि अगर हम कैल्शियम को, कोई ब्लड सैंपल लें, उस ब्लड सैंपल से उसमें जितना भी कैल्शियम आयन पड़ा है उसको रिमूव कर ले, तो क्या होगा? क्या वो ब्लड क्लॉट करेगा? तेजी से क्लॉट करेगा या बिल्कुल क्लॉट नहीं करेगा? यू टेल मी। अगर मैंने ब्लड सैंपल से कैल्शियम रिमूव कर दिया सारे का सारा, विल द ब्लड बी क्लॉटिंग और इट विल क्लॉट फास्ट, या फिर नो चेंज विल हैपन? द ब्लड वोंट क्लॉट, क्योंकि इसके लिए मुझे कैल्शियम आयंस चाहिए. क्लियर? द ब्लड विल नॉट क्लॉट. ओके, तो इन दोनों स्टेप को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं क्लॉटिंग के, जिन्हें हम बोलते हैं क्लॉटिंग पाथवेज. क्लॉटिंग पाथवेज, ये क्लॉटिंग पाथवे दो तरीके के हो सकते हैं. इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे, एक्सट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक बोले तो टिश्यू इंजरी बाहर से हुई है, चाकू सुई तलवार से तुम्हें इंजरी हुई है, या फिर इंट्रिंसिक हाई ब्लड प्रेशर से हुई है. डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज क्लॉटिंग को स्टिमुलेट कर रहा है वो मैं बोल दूंगी क्लॉटिंग पाथवे. बट अल्टीमेट एम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, और इस थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फिब्रिनोजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन which will form fibrin polymer or meshwork. And both these steps require presence of calcium ions. Calcium ions. यहाँ पे enzyme is the thrombin. इस step को convert करने के लिए the enzyme which is required is prothrombinase or thrombokinase. Prothrombinase or thrombokinase. This enzyme is required to convert prothrombin into thrombin, which acts as enzyme in the second step, that is fibrinogen into fibrin. इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इंट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रोल प्ले करता है. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रोल प्ले करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में. इंट्रिंसिक पाथवे में
हमारे पास बड़े सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 12, 11, 9, आपको नाम नहीं याद करने हैं, बट जस्ट बता रही हूं आपको, वी हैव बड़े सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनको हमने नाम नहीं याद करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 12। तो इसमें 12, 11, 9 ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। वी हैव क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, बट हमें क्या याद रखना है कि जी इंट्रिंसिक के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक में टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अल्टीमेटली काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना और थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये आपको नाम नहीं याद करने हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, इट्स दे आर इन ग्रेट डिटेल्स। क्लॉटिंग में होता क्या है, कोई एक फैक्टर है, फैक्टर 1, ये इनएक्टिव स्टेज में है, it will be converted into activated factor 1. This activated factor 1 will act as an enzyme for conversion of inactive factor 2 into active factor 2. This active factor 2 will convert active factor 3, inactive factor 3 into active 3. तो ऐसे स्टेप्स जिसमें एक फैक्टर दूसरे की कन्वर्जन में एंजाइम की तरह एक्ट करता है, उसे बोला जाता है क्लॉटिंग cascade. What is a cascade? It is the series of enzyme mediated pathway in blood clotting. Blood clotting में series of reaction or the chain of reaction which is enzymatically mediated is called as clotting cascade. ये क्लॉटिंग कैस्केड इंटरनल क्लॉटिंग कैस्केड इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। मेन फैक्टर आर दी प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। Prothrombin is activates the prothrombin, thrombin activates the fibrinogen into fibrin. इनके नाम हमने नहीं करने हैं कि फैक्टर 12 क्या है, फलाना ढीकड़ा कौन कौन से फैक्टर है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई? यस। तो अब हम स्टेप्स कर लेते हैं फॉर्मली। व्हाट आर दी स्टेप्स इन क्लॉटिंग? जैसे ही इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी होगी, टिश्यू इंजरी से सेरोटोनिन रिलीज होगा और ये सेरोटोनिन कराएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन फर्स्ट। सेकंड, जब मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लेटलेट्स बाहर निकल रहे हैं, साथ ही यहाँ पे प्लेटलेट्स भी घूम रहे हैं, ये आरबीसीज बाहर निकल रहे हैं, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। तो इनिशियली क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर एक्टिवेटेड। जैसे ही इंजरी होती है, आई हैव रिटन इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी से सेरोटोनिन रिलीज हुआ विच कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन प्लस द प्लेटलेट्स or the thrombocytes, they are activated. अगर ये एक थ्रोम्बोसाइट है तो ये एक्टिवेट कैसे होगा, इसकी प्रोसेसेस निकल आएंगे, ऐसे करके प्रोसेसेस निकल आएंगे। सो दिस इज द एक्टिवेटेड प्लेटलेट। अभी हम एनिमेशन देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तीसरी चीज, टिश्यू इंजरी से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, टीटीपी, विच विल एक्टिवेट द क्लॉटिंग कैस्केड। तीन चीजें हो रही है टिश्यू इंजरी से। पहली, सेरोटोनिन वेजोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है, दूसरा प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, तीसरा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है जो क्लॉटिंग कैस्केड को स्टिमुलेट कर रहा है। Now, these activated platelets form primary platelet plug.
क्या करती हैं ये? सपोजेडली यहाँ पे इंजरी हुई है ब्लड वेसल में, प्लेटलेट्स की जो प्रोसेसेस निकली हैं ये अपने आप को एक दूसरे में होल्ड करने की कोशिश करेंगी. दे विल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्लेटलेट plug. So the first plug which is formed in the clotting mechanism is the primary platelet plug. But ये plug बहुत strong नहीं होता, not very strong. थोड़ी बहुत oozing होती रहती है, oozing of blood होती रहती है, थोड़ा पहले से कम. During this time, the clotting cascade is stimulated and fibrinogen forms the fibrin polymer. और ये फिब्रिन पॉलीमर, ये जो प्लेटलेट्स हैं इनके ऊपर आके ऐसे बिछ जाता है, ऐसे ऐसे बिछ जाता है, सील कर देता है उसे, सील, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्लग which is called as secondary fibrin plug. और ये जो सेकेंडरी फिब्रिन प्लग है, दिस इज मच स्ट्रॉन्गर. ये ब्लड को पास नहीं होने देता जहां पे भी इंजरी हुई है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. थोड़ा टाइम बाद होता है ना, एक ऊज आउट सा होके डार्क सा कुछ बन जाता है, स्कैब बन जाता है, होता है. फिर वहां से ब्लड नहीं आता. शुरू में तो ब्लड कीप्स ऑन फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग, बट कुछ टाइम बाद नॉर्मली जो ब्लीडिंग टाइम होता है दैट इज 1 to 3 minutes. 1 से 3 मिनट में ब्लड जो है वो बाहर बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा. दैट इज दी ब्लीडिंग टाइम. तो बट इस टाइम के बाद क्या होगा, उसके ऊपर एक स्कैब सा, बहुत फ्रेश ब्राइट रेड कलर का स्कैब सा बनना शुरू हो जाता है. सो दैट इज योर फिब्रिन प्लग. पहले प्लेटलेट प्लग बनेगा, फॉलोड बाय द फिब्रिन प्लग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. क्लियर है? फाइन. अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, इनमें से क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बड़े सारे हैं. क्लॉटिंग फैक्टर एक होता है 8, एक होता है क्लॉटिंग फैक्टर 9. इन दोनों के हमें कुछ नाम करने हैं, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9. फैक्टर 8 इज कॉल्ड एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर. Factor 9 is called as Christmas factor. Christmas factor. Factor 8 is called as anti-hemophilic factor. Factor 9 is called as Christmas factor. एक बीमारी होती है हीमोफीलिया. कितने लोगों को मालूम है इस बीमारी के बारे में? हीमोफीलिया मालूम है, सुना है? इसको रॉयल ब्लड डिजीज भी बोला जाता है क्योंकि रॉयल फैमिली में मिलती है. ये प्रिंसेस महाराजा महारानियों की फैमिली में, जो ब्रिटिश की रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली डिजीज. मैंने बोला 1 से 3 मिनट में क्लॉटिंग हो जाएगी, बट इनका क्या होता है, माइनर से भी इंजरी हुई, सपोजिटली चल रहे हैं, बेड को घुटना ही टकरा गया, तो उतने में भी उनका घुटना इतना सूज जाएगा. क्यों सूज जाएगा? क्योंकि ब्लीडिंग के कारण उस घुटने में बड़ा सारा ब्लड इकट्ठा हो गया. क्यों इकट्ठा हो गया? क्योंकि इन लोगों में ये जो फैक्टर नंबर 8 है, दिस फैक्टर इज डेफिशिएंट फैक्टर नंबर 8, जिसके कारण से क्लॉटिंग इज इनएफिशिएंट. ये फैक्टर 8 जो है ना, ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है, यहाँ पे कहीं काम करता है. ठीक है, इनमें क्या हुआ, फैक्टर 8 इंजर हो गया, फैक्टर 8 है नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस क्लॉटिंग होती रहती है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रॉयल फैमिलियल डिजीज. और इसका जो इनहेरिटेंस होता है, इट इज एक्स लिंक्ड डिजीज. एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज. यस 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 वंश. ठीक है, रॉयल फैमिली के जितने लोग हैं उनमें ये डिजीज चलती आती है, हीमोफीलिया, बिकॉज दे आर डेफिशिएंट इन दिस एंटी हीमोफिलिक फैक्टर.
दिस फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग कैस्केड। एक फैक्टर दूसरे के लिए एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा चौथे के लिए। ठीक है। एक्स लिंक का मतलब है, जैसे आपको पता है ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, एक्स लिंक का मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, सेक्स क्रोमोसोम से। किसी के एक्स पे अगर फैक्टर एच प्रेजेंट है, किसी के एक्स क्रोमोसोम पे अगर फैक्टर एच प्रेजेंट है, ठीक है, कोई मेल है, सो दिस विल बी अ हीमोफिलिक मेल, क्योंकि इसके पे इसका एक्स हीमो फैक्टर नंबर 8 नहीं बना रहा है और इसको हीमोफिलिया होगा। ऑटोसोम्स का रोल नहीं है, एक्स लिंक का रोल है, और इसमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। ठीक है। एक एनिमेशन देख ले ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, उसके बाद वी विल रीड जो आपके डाउट्स होंगे अलोंग विद दैट। लेट्स सी एन एनिमेशन। जस्ट अ मिनट, दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, ये शुरू होगी कि डायरेक्टली इंजरी हो रखी है और प्लेटलेट्स उसको प्लग कर रहे हैं। अरे रुको, hung up. So let it play. वीडियो हैंग हो रही है, एक बार दोबारा से देख लेंगे जहां से भी शुरू होती है। विल सी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे को एक्टिवेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है, एक फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट किए जा रहा है। फाइनली अल्टीमेटली हमें कौन सा फैक्टर चाहिए देख लो। अभी हमें ये कैस्केड नहीं पढ़ना है कि 8 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 10 होता है, 10 के बाद 11, हमें कुछ नहीं पढ़ना है। वी जस्ट नो ये कैस्केड एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, फाइनली एक फैक्टर एक्टिवेट हो गया जिसका काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। ये प्रो वाला पार्ट है हट जाएगा और थ्रोम्बिन निकल आएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना। अब इस थ्रोम्बिन का क्या काम है, ये देखो, ये प्राइमरी प्लेटलेट प्लग है, इंजरी हुई है, प्लेटलेट्स अटैच हैं। थ्रोम्बिन का काम है फिब्रिन को एक्टिवेट करना, इट इज फॉर्मिंग द फिब्रिन मेशवर्क एंड अल्टीमेटली फिब्रिन मेशवर्क प्लेटलेट्स सारे अटैच होके सेकेंडरी प्लग बना देते हैं। दोबारा से दिखा रही हूं, लेट्स सी इट अगेन। इंजरी हुई, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्लग द इंजर्ड एरिया, दीज आर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जिनकी बड़ी सारी प्रोसेसेस हैं, दे आर ट्राइंग टू प्लग, बट ये प्लग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पैरेलली क्लॉटिंग कैस्केड एक्टिवेट हो रहा है, फैक्टर नंबर 8, 7, 10, आप बड़े सारे फैक्टर्स देख रहे हो यहाँ पे। दिस इज फैक्टर 10, 12, 11, 9, बहुत सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं। दिस होल इज द क्लॉटिंग कैस्केड। अल्टीमेटली इस कैस्केड का एक फैक्टर निकलकर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, प्रो वाला हिस्सा हटा दिया, ओनली थ्रोम्बिन इज लेफ्ट एंड दीज थ्रोम्बिन दे कन्वर्ट फिब्रिनोजन फैक्टर 5, VA इज फैक्टर 5, नाम नहीं करने तुमको। इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन, ये फिब्रिनोजन है, इनटू फिब्रिन, और फिब्रिन के पॉलीमराइजेशन हो रही है टू फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग कॉर्ड्स जो कि इसको सील कर रही है अंदर से। दिस इज द क्लॉटिंग कैस्केड और द क्लॉटिंग पाथवे। ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर? यस, बुक खोले, पढ़े क्या लिखा हुआ है। इस साल क्वेश्चन रहा है क्लॉटिंग से, फिर क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है। आ जाओ फिर थ्योरी देख लेते हैं। What is clotting? Clotting is the stoppage of blood flow from the blood vessel after some time after injury.
दो तरीके के क्लॉट होते हैं, एक होता है थ्रोम्बस क्लॉट, एक होता है एम्बोलस क्लॉट। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बस? थ्रोम्बोसाइट बोले तो प्लेटलेट, कोई ब्लड वेसल है, उसमें ये रहा क्लॉट, क्लॉट बना हुआ है। ये क्लॉट अपनी जगह से हिलता नहीं है, ये क्लॉट वहीं का वहीं पड़ा रहता है, बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर मंथ्स और ईयर्स, ये क्लॉट साइज में बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके आर्टरी को बंद कर देता है, ब्लड फ्लो को रोक देता है। ऐसे थोड़े ना कि आज तुम्हारी आर्टरी में क्लॉट नहीं है, सुबह उठोगे तो इतना बड़ा क्लॉट बना होगा। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 हो जाता है। फिर एक दिन आया, इसने इस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बस क्लॉट। इट इज अ स्टैटिक क्लॉट which grows bigger and bigger and ultimately block the blood vessel. हार्ट को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक होगा, इस्कीमिया होगा, उसे बोलेंगे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी, कोई भी शब्द जो हार्ट से रिलेटेड है उसे बोलते हैं कोरोनरी। सो दिस इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और हार्ट अटैक। बट अगर ये क्लॉट यहां से टूटना शुरू हो जाए, टूट गया, थोड़ा सा टूट गया, और ब्लड के थ्रू फ्लो करता करता आगे छोटी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दे, छोटी ब्लड वेसल को, और छोटी बिल्कुल पतली कैपिलरी को ब्लॉक कर दे, तो उसे मैं बोलूंगी एम्बोलस क्लॉट। It is a moving clot which flows with blood and ultimately either it dissolves in blood or it blocks the smaller blood vessel. Embolus. तो दो तरीके के क्लॉट होते हैं, थ्रोम्बस क्लॉट, इट इज द स्टैटिक क्लॉट जो हिलता नहीं है, वहीं पड़ा रहता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करता रहता है और आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। एम्बोलस जो कि अपनी जगह से हिलेगा और ब्लड के साथ दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जिसमें से आपको नाम याद रखना है फैक्टर नंबर 8 का, फैक्टर नंबर 9 का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं एम्स में। क्रिसमस फैक्टर पूछा था, व्हाट इज द क्रिसमस फैक्टर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये जनरली एम्स ही पूछता है कई बार क्वेश्चन, तो 1 to 4 के भी नाम याद रख लो, फैक्टर नंबर 1 to 4। few people take care, few stands for fibrinogen, people stands for prothrombin, take stands for TTP thromboplastin and care stands for calcium। आपको 1 to 4, 8 और 9 फैक्टर, इनके नाम याद रखने हैं, राइट? और किसी फैक्टर का नाम याद नहीं रखना। दिस इज दी पाथवे, ये हमने कर लिया है। ओके, ये हमने नहीं करना है, आ जाइए। यू नो चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर देख लो कौन सा है, इट्स आफ्टर दी ब्लड ग्रुपिंग। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed after a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why? Blood exhibit clotting or coagulation in response to an injury or trauma. This is a mechanism to prevent excessive blood loss from the body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly by the network of threads called as fibrin, in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. Platelets भी होंगे उसमें, RBCs भी होंगे उसमें, ठीक है, WBCs भी होंगे, सब होंगे। Fibrin are formed by conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. Thrombins in turn are formed from another inactive substance present in plasma called as prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. क्या बोला था मैंने? thrombokinase या फिर prothrombinase, एक ही बात है। This complex is formed by a series of linked enzyme reaction, that is cascade process, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. तो कौन कौन coagulation को activate करता है? फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा था? इंजरी हुई, इंजरी से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ प्लस प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुए, सो इट इज द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स and the certain factor released by the tissues at the site of injury, that is tissue thromboplastin,
can also initiate coagulation, and calcium plays an important role in clotting. Which ion plays an important role in clotting? It is the calcium ion. कौन clotting mechanism को start करता है? It is the activated platelets and the injured tissue both. Activated plate cells chemicals release करते हैं and injured tissue thromboplastin release करता है. I hope this is clear.